गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्जा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम जो मानव भूगोल पुस्तक पढ़ रहे थे। मानव भूगोल जो अपनी दूसरी पुस्तक है, उसमें हम जो है विभिन्न जो जनजातियां हैं उन जिस प्रकार से हमने पहले विश्व की जनजातियों के बारे में हमने देखा था कि भी जो टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है, जैसे अपने एस्किमो के बारे में हमने पढ़ा था, या अपने जो है एस्किमो के बारे में। उसके बाद में हमने जो है उष्णकटिबंधीय जनजातियों के बारे में पढ़ा था विश्व की, जिस प्रकार से बुशमैन है या पिग्मी है, मसाई जनजाति है। इन जनजातियों का अध्ययन हमने जो है किया था। अब अपने जो है भारत की भी जनजातियां हमने जो है देखिए, भारत के अंदर भी जनजातियां जो है पाई जाती है। जिस प्रकार से भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, या भारत का जो मध्य क्षेत्र है, या दक्षिणी भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जिस प्रकार से तमिलनाडु है, या इन क्षेत्रों में जो है इनके हमने जो है टोडा जनजाति पाई जाती है, या इनके असम के अंदर रानी जनजाति पाई जाती है। तो ये जनजातियां जो है मुख्य रूप से इनके अपने जो है इनका अध्ययन करते हैं। इसी भारत की जनजातियों में हमने जो है अध्ययन किया था, गोंड जनजाति का हमने अध्ययन किया था। तो गोंड जनजाति जो होती है वो अधिकतर अगर आपने देखें तो गोंड जनजाति इस प्रकार की जनजाति है जो इनके कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करती है। कहने का मतलब ये आखेट पर निर्भर जनजाति नहीं है इनकी, ये सिर्फ जो है अपने यानी ये कृषि कार्य करती है और जो है पशुपालन की क्रिया भी ये जनजाति करती है। तो इस प्रकार से अपने जो है गोंड जनजाति के बारे में हमने अध्ययन किया था कि गोंड जनजाति जो है अधिकतर इनका अगर निवास क्षेत्र अपने देखें तो ये जनजाति जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अधिकतर ये जनजाति निवास करती है। और इस जनजाति में जो है जो प्रथाएं हैं, जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी इस जनजाति में जैसे अगर सामाजिक इनका संगठन देखें, इस जनजाति का अगर सामाजिक संगठन देखा जाए तो ये जनजाति सामाजिक संगठन के रूप में जो है इनके एक पितृ प्रधान जो है इसमें समाज पाया जाता है इनका, यानी कि पिता घर का जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो पिता जो है यानी कि मुखिया होता है घर का। लेकिन स्त्रियों को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो मुखिया जो होता है वो घर का मुखिया या परिवार का मुखिया जो पिता होता है, या वृद्ध पुरुष जो होता है या बुजुर्ग जो होता है वो घर का मुखिया होता है। तो इस प्रकार से अपने इसमें जो है पितृ प्रधान समाज पाया जाता है। अब इसमें यानी कि विवाह प्रथा भी अलग अलग रूप से पाई जाती है। इनमें जो है विवाह अगर देखा जाए तो ये गोंड जनजाति जो है ये बहुपत्नी प्रथा इनमें पाई जाती है, ये एक से अधिक ये पत्नियां रख सकते हैं। लेकिन इनके अपने ये कह सकते हैं कि जब इनका विवाह विच्छेद हो जाता है, तो विवाह विच्छेद होता है तो ये विवाह विच्छेद के अनुसार अगर इनको देखें तो इनमें जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो बच्चे उन पर जो है इनके सिर्फ पिता का अधिकार होता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के विवाह इनमें पाए जाते हैं, जैसे सेवा विवाह है, हरण विवाह है, विधवा विवाह है, विनिमय विवाह है, या पेठू विवाह है। इस प्रकार से इनमें जो है विवाह पाए जाते हैं। अब विवाह जो है इनके अपने ये कह सकते हैं कि भी इनमें जो विवाह किया जाता है वो अलग अलग गोत्र में इनमें विवाह किया जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि इनमें अगर देखा जाए तो इनमें विवाह जो होता है वो अपने ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से इनमें जो ये देख सकते हैं कि अपने इनका जो अलग अलग क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र में ये विवाह करते हैं। अब यानी कि गोंड जनजाति जो है, अगर गोंड जनजाति के बारे में अपने अध्ययन करें तो उनके जो वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो अधिकतर यानी कि स्त्रियां जो होती हैं वो गोदने गुदवाती है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि इनके पूरे शरीर पर चांद तारों से निर्मित जो है यानी कि गोदने ये जनजाति गुदवाती है। इसी प्रकार से इनमें जो है आभूषण के रूप में अगर देखें तो आभूषण के रूप में ये जनजाति जो है अपने ये विभिन्न स्त्रियां जो होती है मोती या मणियों से बनी हुई माला पहनती है, या सीपी से बने हुए या कोड़ियों से बनी हुई जो है माला ये जनजाति पहनती है। इसी प्रकार से इनके वस्त्र जो होते हैं वो सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र का ये उपयोग करते हैं। यानी ये पाजामा या चोगा का उपयोग ये जनजाति जो है अधिकतर करती है। इसी प्रकार से औजार और उपकरण इनके अगर देखें तो औजार और उपकरण जो है इस जनजाति में अगर देखा जाए तो इनमें एक विशेष व्यक्ति होता है जो लोहार का कार्य करता है, और वो जो है यानी कि स्पेशल लोहार नहीं होता, इन्हीं में से एक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्य करते रहते हैं। इस कारण जो है वो विभिन्न प्रकार के औजार जैसे दांती है, फावड़ा है या हाशिया है, इस प्रकार के औजार वो बनाते हैं। अब इनमें जो यानी कि अपने अगर देखें
तो परिवार की इकाई भाई बंध के नाम से इनमें जानते हैं, हमने पढ़ा है। या अपने कह सकते हैं कि इनमें जो है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सामुदायिक क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे बाड़ा, गुरी और गोतुल कहते हैं। बाड़ा मुखादम का या पटेल का घर होता है मुख्य रूप से। गुरी जो होती है वो प्रशासनिक व्यक्ति जो बाहर से आते हैं, वो प्रशासनिक व्यक्ति जो है यानी यहाँ पर आकर ठहरते हैं। और गोतुल जो होता है, गोतुल में जो है नव युवक युवतियां जो है अपना यानी कि परिचय करने के लिए, आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए वहां पर रहते हैं। या यानी कि इससे जो है अपनी शिक्षा का क्षेत्र भी कह सकते हैं, या अपने इसे जो है ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अलग नाम से इसे भी जाना जाता है, जैसे रंगबंग नाम जो है उत्तर प्रदेश में इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से गोतुल को जाना जाता है। अब अपने यानी कि इनके खान पान की अगर अपने बात करें, तो खान पान के रूप में जो है ये जनजाति अधिकतर अपने ये कह सकते हैं चावल और मोटे अनाज का उपयोग अधिक करती है। एक तो यानी चावल और मोटे अनाज का उपयोग अधिक करती है। दूसरा जो है कंद मूल फल इनके महत्वपूर्ण जो है यानी कि खाद्य पदार्थ होते हैं। महुआ के जो फल और बीज जो हैं ये मुख्य रूप से खाते हैं। इनको जो सुखाकर जो है लंबे समय तक ये लोग काम में लेते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने देखें तो इनमें टेंगू और चर के फल भी जो हैं जंगलों में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिन्हें ये लोग जो है भोजन के रूप में काम में लेते हैं। आम, आंवला या अपने ये कह सकते हैं इत्यादि भी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग या जड़ी बूटियों का उपयोग जो है ये जनजाति करती है। तो गोंड जनजाति में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अपने ये कह सकते हैं कि गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति जो है अधिकतर इस प्रकार की जनजाति है कि ये एक समूह में रहती है। और समूह में रहती है या एक परिवार जो इनका होता है, एक परिवार जो इनका होता है, वो परिवार अपने ये कह सकते हैं कि भाई बंध के नाम से या इकाई जो होती है वो भाई बंध के नाम से जानी जाती है। तो इसी प्रकार से हमने जो है इनकी जो अगर आर्थिक प्रक्रिया अपने देखें, इनकी जनजाति की आर्थिक जीवन इनका देखा जाए, आर्थिक जीवन, इस जनजाति का जो आर्थिक जीवन है या आर्थिक जो प्रणाली है अपने ये कह सकते हैं ये जनजाति अधिकतर क्या कार्य करती है, कृषि कार्य करती है। कृषि कार्य करती है। कृषि भी दो प्रकार की कृषि यहाँ पर की जाती है। एक तो दिप्पा कृषि करते हैं ये लोग, दिप्पा कृषि, और एक होती है यानी कि पेंडा कृषि। दो प्रकार की कृषि ये जनजाति करती है, कृषि है। फिर उसके बाद में ये पशुपालन भी करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं ये, पशुपालन या मत्स्य पालन, मत्स्य पालन या अपने कह सकते हैं उद्योग इत्यादि में कुछ लोग जो है उद्योगों में भी लगे हुए हैं। इनके आर्थिक जीवन अगर देखा जाए तो इस प्रकार का पाया जाता है। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी इनके जिस प्रकार से कृषि कार्य करते हैं या अपने कह सकते हैं मत्स्य पालन करते हैं, कुछ यानी कि जो जाति समूह है इनका वो कुछ मत्स्य पालन भी करते हैं, कुछ जाति समूह जो है कृषि कार्य भी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यानी कि अपने कह सकते हैं सिर्फ मत्स्य पालन करते हैं, कृषि कार्य नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो है पशुपालन की क्रिया में भी लगे हुए हैं। तो इनमें इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी यानी कि कुछ लोग जो है इनमें वनों की उपज भी एकत्रित करके जो अपना जीवन यापन करते हैं। वनों की उपज एकत्रित करना, वनों की उपज एकत्रित करना, यानी कि कहने का मतलब वनों की उपज भी ये एकत्रित करते हैं। और इनके द्वारा जो है ये अपने ये कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार से आर्थिक जीवन अपना ये जीते हैं या इनसे जो है धन की प्राप्ति ये करते हैं, या इनके बदले जो है ये जिस प्रकार से चावल है या जो है मोटा अनाज जो है ये इनके प्राप्त करते हैं निकटवर्ती क्षेत्रों से। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी गोंड जनजाति जो है अगर देखा जाए तो गोंड जनजाति दो प्रकार की कृषि के रूप में इनके देखा तो एक तो दिप्पा कृषि ये करती है, दिप्पा कृषि। दिप्पा कृषि जिसे अपने जो है अपने ये कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि अपने कह सकते हैं इसको, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, या जिसे अपने भारत के अंदर झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, झूम कृषि, झूम कृषि। तो ये लोग क्या करते हैं जंगलों को काटते हैं और वहां पर उसको जलाते हैं, और जलाकर जो है वहां पर यानी कि जैसे ही ये लोग क्या करते हैं राख बसती है उस राख में यानी कि सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं, और वहां पर जो है यानी कि ये बीज बो देते हैं, यानी कि किसके द्वारा, फावड़े के द्वारा या हल के द्वारा जो है ये वहां पर
यानी कि खोद कर या बीज बो देते हैं और उनके द्वारा जो है ये कृषि करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है ये कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है, जिसे अपने दीपा कृषि कहते हैं। अपने ये मान सकते हैं कि जो कृषि भूमि को साफ किया जाता है, उस साफ भूमि को यानी कि जोतने के बाद में जो है ये लोग जो है वहां पर कृषि कार्य करते हैं और थोड़े समय के लिए वहां पर ये कृषि करते हैं। कुछ फिर वहां पर जैसे ही उत्पादन कम होता है तो इस प्रकार से ये लोग वहां से हटकर दूसरी जगह जो है इस प्रकार की खेती करते हैं। असम की जो कुकी जाति के लोग जो हैं वो झूमिंग कृषि करते हैं। यानी कि कुकी जाति जो है असम में एक जनजाति है, असम की जनजाति, असम में कुकी जनजाति क्या करती है, इसी प्रकार की कृषि जो है असम में करती है। यानी कि दीपा कृषि के नाम से जिसे अपने जाते हैं, स्थानांतरित कृषि जो है वो कुकी जनजाति वहां की करती है। इसी प्रकार से इसमें अगर अपने बात करें तो इनमें कृषि करने के बाद में जैसे ही ये कृषि करते हैं तो अपने जो इनके जो देवी देवता हैं, इनके उनके जो देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए ये लोग जानवरों की बलि भी देते हैं। जानवरों की बलि यानी कि जैसे ही कृषि कार्य संपन्न होता है उसके बाद में उनको प्रसन्न करने के लिए जो है ये जानवरों की बलि देते हैं, पशुओं की बलि दी जाती है। दूसरा प्रकार होता है कृषि का पेंडा कृषि। पेंडा कृषि यानी कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि भी दो प्रकार की कृषि ये लोग करते हैं, कौन कौन सी, एक तो दीपा कृषि और एक पेंडा कृषि। अब पेंडा कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी ढालों पर जो है कृषि की जाती है, पहाड़ी ढालों की कृषि जिसे अपने सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि जिसे अपने कह सकते हैं, या सोपानी कृषि जिसे अपने कह सकते हैं। ये जो पहाड़ी ढाल है उन पहाड़ी ढालों पर जो है सोपान बनाए जाते हैं, या वहां पर अपने ये कह सकते हैं कि भी सीढ़ियां बनाकर जो है वहां पर कृषि की जाती है, जिसे अपनी सोपानी कृषि कहते हैं या सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। और कहाँ पर की जाती है, पहाड़ी ढालों पर। पहाड़ी ढालों पर अपने ये कह सकते हैं ये लोग जो है जहां पर यानी कि प्रत्येक फसल को उगाने के बाद भूमि को ये लोग जो है 2 या 3 साल के लिए परती छोड़ते हैं, जिससे उनमें जो है अपने ये कह सकते हैं कि वापस जो है वनस्पति और झाड़ियां उग जाती हैं। वापस यहाँ पर वनस्पति व झाड़ियां उग जाती हैं और जिसके कारण जो है फिर यहाँ पर जो है ये कृषि कार्य उनको जो है काट कर यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। तो अधिकतर जो पेंडा कृषि जो होती है वो अपने ये कह सकते हैं पहाड़ी ढलानों पर जो है, पहाड़ी भाग जो है वहां पर यानी कि जो वन खड़े रहते हैं उन वनों को काट कर जो है यानी कि सीढ़ीदार खेत बनाकर वहां पर ये कृषि कार्य करते हैं। अपने ये कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं यानी कि ये जनजाति जो है भूमि संरक्षण की एक विधि का भी उपयोग करते हैं। यानी किस विधि का उपयोग करते हैं ये लोग, भूमि संरक्षण की एक विशेष विधि है। यानी कि इनमें जो लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं वो इन सीढ़ीदार खेतों में डाल दिए जाते हैं। लकड़ी के लट्ठे यानी कि लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं यानी कि एक अपने कह सकते हैं लकड़ी के लट्ठों को डाल दिया जाता है कहाँ पर, यानी कि जो सीढ़ीदार खेत होते हैं उन खेतों में डाल दिया जाता है। और जैसे ही वर्षा होती है तो यानी कि उनसे जो ये लट्ठे गीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो है भूमि में नमी बनी रहती है या आर्द्रता बनी रहती है। कहने का मतलब आर्द्रता समाप्त नहीं होती है वहां पर, यानी लट्ठों के कारण जो है लट्ठे गीले होते हैं और उसके कारण धीरे धीरे वहां पर जो है आर्द्रता वहां पर बनी रहती है। तो ये एक वातावरण समायोजन का अपने बुद्धिपूर्ण उदाहरण अपने इसको मान सकते हैं, जिसे यानी कि अनेक शताब्दियों के अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है उन्होंने। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इनमें जो कृषि होती है, उनकी जो कृषि होती है तो वो कृषि यानी कि दो प्रकार से अपने कह सकते हैं, दीपा कृषि और एक है पेंडा कृषि। दीपा कृषि जो समतल मैदानी जो समतल भाग होते हैं, वनों के जो सघन वन होते हैं, उन वनों को काट कर या जलाकर जो है वहां पर यानी कि ये कृषि कार्य करते हैं। और उसके बाद में जो है यानी कि जैसे ही वो स्थान उर्वरता कम हो जाती है तो आगे दूसरे स्थान को वो चिन्हित कर लेते हैं और वहां पर जो है जंगलों इत्यादि को जलाकर जो है कृषि कार्य करते हैं, जिसे अपने भारत के अंदर झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपने देखते हैं भी ये लोग जो है पशु चारण भी करते हैं या पशुपालन की प्रक्रिया भी करते हैं। पशुपालन में ये जनजाति अगर अपने देखें तो पशुओं से जो भी चीजें प्राप्त होती है उन चीजों का उपयोग, उन वस्तुओं का उपयोग जो है ये अपने जीवन
या दैनिक दिनचर्या के रूप में उसको काम में लेते हैं। गोंड जनजाति यानी अपने कह सकते हैं कि पशुपालन जो है कृषि कार्यों के सहायक के रूप में करती है, यानी सिर्फ पशुपालन नहीं करती, कृषि कार्यों के जो सहायक है उसमें ये काम करती है। अपने ये कह सकते हैं कि इसमें जो एक वर्ग है रावत वर्ग, यानी गोंड जनजाति में रावत वर्ग जो है, रावत वर्ग क्या करता है, पशुपालन ही करता है, यानी पशुपालन की ये क्रिया करता है। और रावत वर्ग को पशुपालन में जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। अब रावत वर्ग के द्वारा जो है इनके जो निकटवर्ती जो जनजाति है, गोंड जनजातियों को जो रावत वर्ग के द्वारा पशु भी जो है बेचे जाते हैं, या रावत ये माना जाता है गोंड जनजाति में कि रावत वर्ग द्वारा जो दूध और दही होता है उसको जो हाथ लगा देते हैं रावत वर्ग को, वो जो है पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि रावत वर्ग मुख्य रूप से इसमें पशुपालन में संलग्न जो है समूह है या जाति है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं इनका विशेष पेशा है इनके ये विशेष पेशा है इनका कि पशुपालन करना। इसी प्रकार से इनका जो है अपने कह सकते हैं प्रमुख उद्योग कृषि करना और लकड़ी काटना भी है, इसलिए इनमें दस्तकारी व उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। रावत लोगों में दूध दही के बदले में अनाज एवं अन्य वस्तुएं मिल जाती है। कुछ लोग कस्बों में जाकर दूध दही भी बेचते हैं। इनके यहाँ के लोग जो हैं दूध का व्यापार भी करते हैं, कहने का मतलब दूध एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर ये लोग जो है बेचते भी रहते हैं। इस प्रकार से इनमें जो है पशुपालन की क्रिया की जाती है। उसके बाद में अपने देखते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन की क्रिया जो होती है, मत्स्य पालन मत्स्य पालन या मछली पालन का कार्य भी ये गोंड जनजाति जो है अधिकतर करती है। गोंड जनजाति में मत्स्य पालन भी पाया जाता है। मत्स्य पालन के अंतर्गत अपने ये कह सकते हैं कि जो जनजाति मत्स्य पालन करती है वो कृषि कार्य नहीं करती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर इनके आदिम जनजाति के रूप में ये लोग जो है मत्स्य पालन अपने कह सकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में ये करते हैं। परंतु अगर एक वर्ग है कुरुख वर्ग के मछुआरे जो हैं मत्स्य पालन को स्थायी पेशा उन्होंने बना लिया है। कौन से? कुरुख वर्ग के जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो स्थायी पेशा है इनका। इनके कहने का मतलब स्थायी कार्य जो है इनका जो है वो मुख्य रूप से मत्स्य पालन है। मछलियों को ये जो है निकटवर्ती बाजारों में या निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है वहां पर बेचकर जो है इनसे इनकी धन संपदा प्राप्त करते हैं, या इनके बदले जो है यानी अनाज को ये लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि कुरुख केवट तथा क्षिप्र वर्ग के लोग मत्स्य पालन के द्वारा जीवन यापन करते हैं। इसमें जो मौर्य वर्ग के लोग जो है वो यानी इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ अपने कह सकते हैं केवट वर्ग के कुरुख वर्ग के जो जनजाति लोग हैं या वो लोग ही जो है यहाँ पर मत्स्य पालन की क्रिया करते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं मत्स्य पालन भी इनमें विशेष रूप से एक अपने कहा जा सकता है कि भी अच्छा पेशा है, इनकी अच्छा व्यवसाय है। तो इसी प्रकार से अगर उद्योग की अपने बात करें, इनमें उद्योग गोंड जनजाति में जो उद्योग हैं उन उद्योगों में जिस प्रकार से खनन उद्योग है, निकटवर्ती खनन, जिस प्रकार से कोयला खनन है या अन्य कोई धातु खनन का कार्य है, तो ये लोग अधिकतर यानी कि इन खनन उद्योगों में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं यानी कि कहने का मतलब जो उद्योग हैं, जिस प्रकार से कुछ लोग जो है अपना कुटीर उद्योग भी करते हैं। कुटीर उद्योग यानी कि जिस प्रकार से टोकरियां बनाकर बेचना, टोकरियां बनाना या अन्य कोई यानी कि सामग्री बनाना या वनों से प्राप्त जो सामग्री है उन सामग्री के द्वारा कोई उपयोगी वस्तुएं जो है ये लोग बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने ये कहें कि ये लोग जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रत्येक गांव या अपने कह सकते हैं 2 या 3 गांव का एक लोहार होता है जो यानी कि खेती के उपकरण बनाता है। अपने कह सकते हैं खेती के औजार भी बनाता है। अपने कह सकते हैं कि इसमें लोहार लोगों की कोई अलग जनजाति नहीं है, उन्हीं गोंड लोगों में से जो है ये जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनमें अपने कह सकते हैं कि भी उद्योग भी धंधे भी प्रचलित हैं। इनमें कुटीर उद्योग भी ये करते हैं, या अपने कह सकते हैं इस प्रकार से जो है अगर देखा जाए
तो आंध्र प्रदेश का जो गंजाम क्षेत्र है और विशाखापट्टनम जिले के साबरा वर्ग के बहुत से गोंड परिवार कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अरसी वर्ग के लोग हथकरघा से कपड़े बनाते हैं, या अपने कह सकते हैं कुंदाल वर्ग के लोग जो टोकरियां बनाते हैं, और बहुत से परिवार यहाँ पर लोहार के रूप में भी कार्य करते हैं। अब अपने कह सकते हैं कि इसमें जो है वर्तमान शिक्षा का प्रभाव भी पड़ा है। वर्तमान शिक्षा का प्रभाव, अब गोंड जनजाति में वर्तमान शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, अपने ये कह सकते हैं कि भी गोंड जनजाति के लोगों का जीवन हालांकि जटिलताओं से भरा हुआ होता है, भूमि अनुपजाऊ बंजर होती है, और उसमें जो है इनके कृषि कार्य करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपने ये मान सकते हैं कि यहाँ की जो भूमि होती है वो अत्यधिक इनकी अनुपजाऊ भूमि होती है, या सघन वनीय क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर ये विकट परिस्थितियों में ये लोग जो है निवास करते हैं, क्योंकि वन संपदा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इसलिए इनका अधिकार नहीं रहा है, यानी वन संपदा पर इनका अधिकार नहीं है इतना। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि ये लोग जो है कई बार तो यानी 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं, जिसके कारण कुछ वर्षों में ये लोग जो है निर्धन अवस्था में आ गए और उद्योगों में जो है कार्य करने लगे हैं। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी इनके अब जो मुख्य रूप से इनका संपर्क जब नवीन लोगों से हो गया या आसपास के जो सभ्य लोगों से हो गया, तो उसके कारण जो है इनमें कुछ परिवर्तन भी आए हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं वो जो ये लोग जो है बंद भी कर दिए इन्होंने। तो अपने ये कह सकते हैं कि इनमें जो है इनकी विभिन्न प्रकार से जो है अपने कहा जा सकता है कि विभिन्न आधुनिक समाज से संपर्क के कारण अनेक प्रकार के इनमें परिवर्तन हुए हैं। तो इस प्रकार से गोंड जनजाति जो है वो एक पठारीय जनजाति है और पठारीय भागों पर निवास करती है। इसी प्रकार से कुछ पहाड़ी ढालों के जो क्षेत्र है वहां पर भी निवास करती है ये जनजाति। तो अधिकतर अगर देखा जाए तो ये जनजाति अपने ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ है, या अपने कह सकते हैं आंध्र प्रदेश है, या मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, इन क्षेत्रों में ये जनजाति अधिकतर निवास करती है। तो इस प्रकार की जो जनजाति है, ये जनजाति अपने ये कह सकते हैं कि भी इस जनजाति में जो है इनके विभिन्न अगर देखा जाए तो भारत की जो है ये महत्वपूर्ण जनजाति है, भारत की महत्वपूर्ण जनजाति इसको अपने मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जनजाति लगभग जो है ये भारत के प्रत्येक कोने में अपने को दिखाई देती है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं उत्तरी क्षेत्र है, या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, या यानी दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, या मध्य भारत का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में अधिकतर ये जनजाति निवास करती है। इस जनजाति की मुख्य विशेषता ये है कि इस जनजाति में जो है यानी ये जनजाति आखेट नहीं करती है, शिकार ये जनजाति नहीं करती है, केवल यानी जो देवी देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए जो है यानी जानवरों की या पशुओं की ये बलि देते हैं। यानी जब कृषि कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में ये जनजाति अगर देखा जाए तो कृषि कार्य पूर्ण होने के कारण जो है इनके अपने जानवर जो होते हैं उन जानवरों की ये बलि इनके देवताओं को खुश करने के लिए या उनको जो है राजी करने के लिए जो है ये जनजाति जो है अधिकतर अपने ये कह सकते हैं पशु बलि देती है। दूसरा यानी कि वर्तमान समय में ये जनजाति जो है विभिन्न उद्योगों में भी लगी हुई है। जो निकटवर्ती उद्योग है जैसे खनन उद्योग है तो खनन उद्योग में अधिकतर लगी हुई है। कुछ लोग अपना घर का कुटीर उद्योग भी चलाते हैं, जैसे यानी कि विभिन्न प्रकार की जो वन सामग्री है उस वन सामग्री से विभिन्न टोकरियां बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए विभिन्न जड़ी बूटियों को ये जो लोग हैं इनके खोज करके यानी विभिन्न जड़ी बूटियां हैं उनको जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है बेचते हैं और अपना आर्थिक जीवन चलाते हैं। तो इस प्रकार की इनकी जो है आर्थिक प्रक्रिया अपने मानते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अपने ये कह सकते हैं कि ये जनजाति जो है कृषि कार्य करती है अधिकतर, यानी अधिकतर जनजाति जो है ये कृषि कार्य करती है और कृषि कार्य के साथ साथ यानी ये गौण रूप में जो है पशुपालन भी करती है। अब पशुपालन में विभिन्न जो जानवर हैं उन जानवरों का ये पालन करती है। तो अपने यानी गौड़ जनजाति जो है महत्वपूर्ण रूप से हमने गौड़ जनजाति का अध्ययन किया जो भारत की महत्वपूर्ण जनजाति है या सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पाई जाती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।